तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल हैं क्योंकि ये फंड पिछले एक साल में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड रहा है। और काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अच्छी खासी है, 10-11 हज़ार करोड़ के आसपास की है। तो लोगों को कंसर्न है कि क्या इस फंड से निकल जाना चाहिए। तो वीडियो में डिटेल में देखेंगे इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये सही समय आ चुका है अब इस फंड से आपके लिए निकलने का। तो देखिए, टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, 12,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो एक अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका। और ओवरऑल बात करें तो देखिए, मेजरली 80% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ये लगा रहा है। तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेता है कि ये फंड लार्ज कैप में कुछ ज्यादा एलोकेशन नहीं कर रहा है, ज्यादा मिड कैप में भी नहीं है, और मेजरली सारा पैसा अपना ये स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाकर चलता है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो सर्विसेज और इसके अलावा सर्विसेज के अलावा मेटल केमिकल सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है केमिकल सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इस सेक्टर में लगभग 10% की एलोकेशन है इस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें। और ओवरऑल देखें तो 60 कंपनीज हैं, तो बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है। शुरू की 10 कंपनीज में 32% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं, देखिए सेगमेंट वाइज अगर हम देख रहे हैं तो जो सेक्टर्स हैं वो थोड़े से रिस्की है। मेटल एंड माइनिंग रिस्की सेक्टर है, केमिकल सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है जनरली, लेकिन बाकी सेक्टर्स जो है ऊपर के टॉप सेक्टर्स वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और कंपनीज में भी बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे सुदर्शन केमिकल्स आपको देखने को मिलेगा, हाईएस्ट एलोकेशन है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर उषा मार्टिन, गोदरेज इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ी सी रिस्की कंपनीज यहाँ पर ज्यादा आपको इस फंड में देखने को जनरली यहाँ पर मिलती है। और ओवरऑल देखें आप तो मेजर पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगा रहे हैं, और जो ओवरऑल एलोकेशन है वो उसमें 60 कंपनीज हैं। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर नजर आएगा। वहीं फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी पे बात करें तो ये अच्छी नजर आती है। सेम फंड मैनेजर इस फंड को सिंस नवंबर 2018 यहां पर हैंडल कर रहे हैं। तो वो अच्छी एक बात है कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है फंड मैनेजर को लेके। तो इन जो फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें बहुत खास चेंजेस ओवर अ पीरियड आपको यहां पर नहीं देखने को मिलते हैं इस फंड में। तो मेजरली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ही फोकस करके चलता है। तो हाई रिस्क कंपनीज में ये फंड अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके यहां पर चलता है। और अगर इसकी हम रिस्क रेशियोज और दूसरी रेशियोज की बात करें तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 16 के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर इसकी काफी लिमिटेड है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जनरली इस फंड में चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेक्ट करता है कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। बेंचमार्क की 19 के आसपास है, तो उस एंगल से यहाँ पर ठीक नजर आती है। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर देखते हैं तो ग्रोथ कंपनीज, जैसे कि हमने बात की थी, ग्रोथ कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो इस फंड की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 38 है, और जो बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 30 के आसपास है। तो थोड़ा सा ज्यादा हायर ग्रोथ के लिए हायर रिस्क वाली कंपनीज, हायर प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में ये फंड पैसा लगाता है। 38 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इसकी है। और चेंजेस की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है ये जनरली पोर्टफोलियो में, सिर्फ 18% के आसपास की पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। तो देखिए, वॉलेटिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफी लिमिटेड है और पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो भी काफी लिमिटेड है। तो उस एंगल से अगर आप देखते हैं तो एक यहां पर आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। लेकिन हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये डिपेक्ट कर रही है कि ये हायर रिस्क लेने वाली, हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में अपना ज्यादा पैसा फंड लगाकर चल रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको यहां पर फंड में इन्वेस्ट करते हुए ध्यान में रखनी है। अब बात आती है इसकी रिटर्न्स यहां पर कैसी रही है। तो देखिए, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, पिछले एक साल में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। एक टाइम था जब ये नेगेटिव 10% तक चली गई थी रिटर्न, अभी रिकवरी हुई है, लेकिन अभी भी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है ये। एक साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में। तो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं इस फंड की जो काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि किसी भी पैरामीटर में 1 महीना, 3 महीना, पिछले एक साल में ये फंड परफॉर्म ही नहीं कर पा रही। इवन 2 और 3 साल में भी अगर हम देखते हैं तो फंड की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं रही है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो लगातार गिरती हुई नजर आई है इस फंड की। स्पेसिफिकली पिछले एक साल में इतनी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस रही है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बाकी जो पीरियड्स है उस पर भी यहाँ पर ओवरऑल आती हुई नजर आ रही है। तो
ये कुछ चीजें हैं जिस वजह से फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो सेक्टर्स इसने चूज किए हुए हैं वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड नहीं करता है। 18% की टर्नओवर रेशियो है, तो उस वजह से वो जो चेंजेस करने चाहिए टाइम से वो नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो परफॉर्मेंस निकल के नजर नहीं आ रही है। अब बात आती है रोलिंग रिटर्न्स में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिए मैंने 2020 से इस फंड की 3 साल की परफॉर्मेंस यहां पर देखी है। तो शुरुआत में 2020 से 23 के पीरियड में देखेंगे तो ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। 3 साल के पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इजीली बीट करते हुए आ रहा था और कंसिस्टेंटली इसने 2020 से लेकर अभी तक 2022 तक भी अगर आप देखेंगे, आज से लगभग 1 साल पहले मई 2025 तक अगर हम देख रहे हैं, लगभग 5-6 महीने पहले भी, तक भी ये 3 साल के रोलिंग रिटर्न पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा था। लेकिन पिछले 6 महीने में बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस इस फंड की रही है और उस वजह से लगातार आप देखें डाउनसाइड होती चली गई और डाउनसाइड बढ़ती चली गई। और अभी अगर आप प्रेजेंटली देखते हैं तो ये फंड 3 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स और इस फंड की जो रिटर्न्स है उसमें लगभग 2% के आसपास का आपको यहां पर डिफरेंस दिखेगा रेंज में। ओवरऑल पहले ये काफी कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा था। तो देखिए ये फंड यहां पर दोस्तों, अगर हम इसका ओवरऑल यहां पर हिस्ट्री देख रहे हैं, रोलिंग रिटर्न्स के फेज में देख रहे हैं, पहले ओवरऑल अगर फंड को समझते हैं तो यस थोड़ा हायर रिस्क वाली कंपनीज में फंड इन्वेस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चर्निंग करता है पोर्टफोलियो में, स्टेबल पोर्टफोलियो बनाकर रखता है। वॉलेटिलिटी भी लिमिटेड है इस फंड की, ये दो चीजें अच्छी हैं इस फंड के साथ। साथ में अगर हम देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस, अगर हम देखेंगे, सिर्फ आप 1 साल की परफॉर्मेंस मत देखिए और सिर्फ ये मत देखिए कि 1 2 3 साल में कैसी परफॉर्मेंस है, रोलिंग रिटर्न्स की परफॉर्मेंस देखनी जरूरी है। इसमें ये पता चलता है कि ये फंड 1 साल पहले, इवन 6 महीने पहले तक भी अपने 3 साल के बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट कर पा रहा था। 6 महीने में स्पेसिफिकली फंड की कुछ स्ट्रेटेजीज काम नहीं की है, जिस वजह से फंड में एक गजब का अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है। लेकिन जो अभी इस फंड का नजर आ रहा है, देखिए 6 महीने साल भर की अंडर परफॉर्मेंस इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन हिस्टोरिकली काफी कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न्स देने वाला फंड रहा है। और ये प्रॉब्लम किसी भी फंड के साथ हो सकती है कि 6 महीने 7 महीने साल भर कोई स्ट्रेटेजीज काम ना करे और फंड अंडर परफॉर्म करे, और यही इस फंड के साथ भी होते हुए नजर आ रहा है। हिस्टोरिकली कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए अभी आपको, और 6 महीने में हम दोबारा से इस फंड को देख लेंगे क्या ये फंड 6 महीने बाद भी अंडर परफॉर्मेंस ऐसी ही कर रहा है। अगर तब भी ऐसी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर से हम वो डिसीजन ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या इसको रीलुक करना चाहिए। अभी के लिए मुझे लगता है जल्दबाजी में फंड से निकलने के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या करने वाले हैं इस फंड के साथ। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।